नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज बात होगी म्यूजिक की। म्यूजिक वो भाषा है जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। और आज म्यूजिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सुधीर जी। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा सुधीर भाई, जिस तरीके से मैंने बोला कि म्यूजिक एक ऐसी भाषा है जो दिल से निकलती है, दिल तक पहुंचती है। बिल्कुल। और आप भी दिल से निकल रहे हैं, अपनी अपने सुरों को निकाल रहे हो, दिल तक पहुंच रहे हैं। हाँ। कैसी लग रही है भाषा बॉलीवुड की? देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है। ग्लोबल लैंग्वेज है म्यूजिक, है ना। इसको समझाने के लिए कोई शब्दों की आवश्यकता नहीं है, महसूस कर सकता है इंसान। लेकिन हाँ, जो मुंबई का जो माहौल है वो ऑब्वियसली हाँ, जहाँ से हम हैं, जहाँ पैदाइश है, जहाँ पे रहे, पूरे जीवन बिताया, वहाँ से बहुत अलग है जी। लोगों के पास समय की कमी है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। बहुत कमी है, बहुत फास्ट लाइफ है, बहुत महंगा है सब कुछ और मन लगाना पड़ता है वहाँ पर काम करने के लिए। ऐसे ही मतलब कोई भी जाके काम नहीं कर सकता। 1-2 महीने में ही ऐसा लगेगा कि म्यूज़िक के साथ हम जी पाएंगे, वहाँ के माहौल के साथ हम जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे जी, है ना। यहीं पे आ जाते हैं, यहीं पे वापस आके फिर से अपना जैसे लाइफ चल रही थी, लाइव शोज चल रहे थे, वैसे ही करते हैं। कभी भी ऐसे दिमाग में मतलब एक आम बंदे के लिए नहीं आता, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था लाइव शोज करना और म्यूज़िक के अंदर अपना करियर, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मुंबई जाऊंगा। और जब मैं शुरू में गया था तो 6 महीने तो मैं बावला सा हुआ था। मुझे पता ही नहीं था करना क्या है, किस डायरेक्टर के पास जाना है, किससे मिलना है, किसको आवाज़ सुनानी है, कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे रास्ते बने, अब बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, जब आप क्योंकि दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं और दिल्ली से मुंबई जब आप गए, तो बहुत से ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा चलिए AR रहमान से मिलवाते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर म्यूजिक से मिलवाते हैं आपको। कोई कहानी आपसे भी ऐसी जुड़ी हुई है? हाँ देखो, होती है ये सब चीज़ें तो होती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब कि शायद वो खुद ही परेशान होकर ऐसे फिर उतर जाते हैं ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, और एक बंदा, नया बंदा ना मानता है उन बातों को। उनको लगता है यार ये अब तो हो गया काम जी, मैं बनूंगा स्टार। अब ये बंदे ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, ये मेरे को बोल रहा है यार तेरे को उससे मिलवाता हूँ, उससे मिलवाता हूँ। लेकिन ग्रेजुअली पता लगता है कि ये सब चीज़ें ना कोई फ़ायदे वाली है नहीं, नकली हैं, जीरो है। आपको जो करना है आपको खुद करना है। अच्छा, एक आउटसाइडर जब जाता है, हाँ, वो सही रास्ता कैसे चुने? मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ कि ज़्यादा ना हाथ पैर नहीं मारने जी। आप जो काम कर रहे हो बेसिक्स हैं जी, बेसिक्स पे ध्यान देना है जी। जो आप हमेशा से बचपन से करते, जो भी आप म्यूजिक में रह के आपने सीखा, रियाज किया और अपना नए नए गाने प्रिपेयर किए या नए नए गाने बनाने की कोशिश की, और बस जो उनको पिच करना है अपने आप को जी, और किसी के ज़रिए से ना करो, डायरेक्टली करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग आपके ऊपर क्यों इन्वेस्ट करेगा कोई आपके ऊपर, क्यों आपके ऊपर विश्वास करेगा कोई? या तो आपके बड़े से कॉन्टैक्ट हैं, आप बड़े घर के बच्चे हो, और मतलब आपको बेसिकली आपको प्रेस करने के लिए, बैक करने के लिए लोग हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एकदम अकेले हो, है ना, आपको पता नहीं है कुछ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो आपको बेसिक्स पे ही रहना है। आप किसी के ऊपर मुंह नहीं धो सकते भाई ये मेरे लिए कुछ कर देगा। अच्छा भाई, क्योंकि आजकल ना एक्टर्स भी गाना गा रहे हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे आ गए हैं जिससे आपकी आवाज़ और सुरीली हो जाती है। तो कभी लगता है कि यार वो काम हमारा कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम हीरो बनते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाना भी अच्छा गाते हैं और एक्टिंग भी बहुत बेहतरीन करते हैं। हाँ, कुछ है ऐसे, मैं आयुष्मान खुराना, हाँ कुछ हैं ऐसे, मैं मानता हूँ कि जो मतलब कि अच्छा गा लेते हैं, और उनका मेन कुछ और है, मेन तो एक्टिंग ही है या कोई और फील्ड में है। लेकिन हाँ, 1-2 लोग को मैं मानता हूँ कि ऐसे हैं जिन्होंने पहले सीखा भी है म्यूजिक। ऐसा नहीं है कि भाई वो एक्टर बन गए और उसके बाद उन्होंने म्यूजिक शुरू किया, है ना। जैसे एक पंजाबी बहुत पॉपुलर सिंगर है दिलजीत पाजी, है ना, तो कितना बड़ा नाम है जी। उन्होंने म्यूजिक शुरू से किया है, जब से वो एक्टिंग कर रहे हैं तब से वो म्यूजिक कर रहे हैं, तो उनके लिए आसान है। आयुष्मान के लिए भी सेम बात है, वो भी म्यूजिक को जानते हैं, बल्कि उनके छोटे भाई जो हैं अपार शक्ति, वो भी जानते हैं बिल्कुल। लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं ना, वो बनने की कोशिश करते हो है नहीं, है ना। उनको लगता है मैं बहुत सुरीला गाता हूँ, और उनको आप टोक भी नहीं सकते कि नहीं आप गलत नहीं गा रहे वो यही समझेंगे कि तुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता है, मत बता मुझे। और जो टेक्नोलॉजीज आई हैं उसके ऊपर आते हैं। टेक्नोलॉजीज है ना, वो देखा जाए तो बहुत बढ़िया है जी एक सिंगर के लिए। जैसे मैं हूँ,
मैं गाता हूँ किसी भी स्टूडियो में जाके, किसी भी डायरेक्टर के लिए गाता हूँ मैं जाके, तो वो क्लीनिंग करता है बेसिकली हमारी आवाज़ को, है ना, उसको सही सटीक साउंड देता है जी। अगर वो नहीं लगेगा तो भी आवाज़ अच्छी लगेगी, लेकिन वो लगेगा तो निखर जाएगी, है ना, उसमें कंप्रेशन लगेगा, उसमें कहाँ पे कौन से डायनेमिक्स यूज़ करने हैं और कहाँ पर ट्यून करना है वॉइस को, है ना, कहाँ पर रिवर्ब डिलेज देने हैं, है ना, वो ट्रीट करते हैं उस वॉइस को। अब जिसको सुर का नहीं है कुछ भी पता, वो हमको गाना साफ है, आप कहीं और बंदा रहा है ना, मतलब एक नोट है, जैसे सी पे हम गा रहे हैं, एक स्केल पे गा रहे हैं हम, एक तो हो गया उस स्केल पे गाते गाते एक दो नोट इधर उधर हो गए, फील मेंटेन है गाते गाते, है ना, फील मेंटेन है, वो नोट इधर उधर हो गए, वो फिक्स हो जाएंगे जी। मशीन। चलिए, ये तो एक खतरा था। हाँ। लेकिन दूसरा खतरा एक और मानते हैं एआई को। अब जो एआई जिस तरीके से हमारे पैर फंसा रहा है और अलग अलग तरीके की आपकी वॉइस चीट हो रही है, क्या आप सिंगर्स एआई को खतरा मानते हैं? मेरे को लगता है कि खतरा नहीं है जी। मतलब कि इंसान का जो खुद का गाई हुई चीज़ है उसको तो नहीं वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता वो जी। एआई, बल्कि अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजीज को हम अपना लें, सिंगर्स भी, जी। जैसे आप लोग अपना रहे हैं, मीडिया वाले लोग, है ना, इतने अच्छे से, लेकिन सिंगर्स क्या होता है कि वो एक दो चीज़ों पे ही रहते हैं, मतलब लाइव शोज पे ही रहते हैं या सिर्फ गाने में ही रहते हैं। लेकिन अगर हम एआई को अपनाएंगे तो वो हमारे को बहुत फ़ायदा देगी, ऐसा अभी मुझे लगने लगा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अब बॉलीवुड में भी पहुँच रहा है जी, बिल्कुल। एआई, हेल्प मिलेगी, और लेकिन मुझे नहीं लगता कोई रिप्लेस कर सकता। लेकिन बाहर देशों में प्रोटेस्ट हुआ इसके लिए कि एआई को नहीं आना चाहिए। अच्छा। और बहुत सारे जो सिंगर्स थे, बहुत सारे डायरेक्टर्स थे, वो रोड पे आके प्रोटेस्ट भी किया उन्होंने। तो इस वजह से मेरा ये सवाल था कि क्या एआई को गलत इस्तेमाल करने से वो आप लोगों के लिए, काम के लिए खतरा हो सकता है? बिकॉज अगर किसी को आवाज़, या आपने डी फेक वीडियोज़ भी देखी होंगी, बहुत सारी आई, उन पे केसेस भी हुए, लोग अरेस्ट भी हुए, तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से सही किया जाए, ये कम लोग देखेंगे, लेकिन किस तरीके फ़ायदे से किया जाए वो गलत तरीके से ज़्यादा यूज़ होगा। हाँ, सही बोला आपने, क्योंकि हर मतलब जब भी कोई शक्ति आती है ना तो उसके साथ ये तो होता ही है। ये सिर्फ एआई के लिए नहीं है, कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके लिए उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सही हाथों में जाएगी तो सही इस्तेमाल होगा। तो अगर इसके लिए शायद कानून है कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे पढ़ना पड़ेगा इस बारे में। आपने बताया प्रोटेस्ट हुए हैं तो मुझे पता लगा, अब मैं देखूंगा जाके कि क्या क्या एक्चुअली है। लेकिन हाँ, इसके लिए ये तो होना चाहिए कि आपकी वॉइस का गलत इस्तेमाल ना हो, यूज़ ना कर सके कोई आपकी परमिशन के बगैर। तो इसके लिए भी कानूनन कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। अच्छा, क्योंकि ए.आर. रहमान साहब ने भी बहुत सारी आवाज़ को अपनी उसमें लिया, लेकिन सब परमिशन से, वो करेक्ट यूज़ था एआई का। चलिए, कैलाश खेर से बहुत इंस्पायर्ड हैं आप, और कैलाश खेर को कैसे फॉलो करते हैं, क्या अपनाते हैं? क्योंकि वो भी खुद दिल्ली से हैं और इतना बेहतरीन गा रहे हैं, और हम हमेशा से ही उनको सुनते आए हैं जिस टोन में वो गाते हैं। आपको क्या लगता है कि व्हाट फैसिनेट अबाउट कैलाश खेर? एक तो उनकी आवाज़ में ना एक मिट्टी की खुशबू है जी, है ना, तो वो देसी लगती है बहुत। और ये लगभग जब मैं 8th क्लास में था तब की बात है, और मैंने सोचा नहीं था उस वक्त कि मैं सिंगर बनूंगा या म्यूजिक में जाऊंगा प्रोफेशनली। है वो पढ़ाई में भी कोई अच्छा नहीं था, बेसिकली मेरा कोई एम नहीं था, जीरो था। तो एनुअल फंक्शंस होते हैं, सरकारी स्कूल में था मैं। एनुअल फंक्शन में अब क्या होता है कि सरकारी स्कूलों में तो स्पेशली के आपको पैट्रियोटिक गाने ही गाने हैं, देशभक्ति गाने ही गाने हैं, ठीक है। उन पहला बंदा ऐसा था जिसको नॉर्मल गाना गाने के लिए, ऐसे कमर्शियल गाना गाने के लिए अलाउ किया जी लोगों ने, मतलब जो टीचर्स थे उन्होंने जी। और सभी शौक थे कि भाई क्यों अलाउ किया। वो कैलाश खेर सर का गाना था, तेरी दीवानी, है ना। और वो मैंने गाया, उसके बाद फिर मेरे को बड़ा प्यार मिला स्कूल में, और वैसे मुझे पसंद थे कैलाश जी। लेकिन उसके बाद मैंने, जब मुझे लोगों ने प्यार किया, तब मुझे लगने लगा कि यार कुछ तो है, मतलब होता है ना अंदर से, यार ये मैं ये कर सकता हूँ, ये तो मतलब बड़ा प्यार दे रहे हैं मुझे। और प्राइजेस भी दिए टीचर्स ने, है ना, ऐसे ही निकाल के। यहाँ पे 10-10 रुपए के लिए परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे 700-800 रुपये, 1000 रुपये ऐसे दे दिए। वो मेरा महीना कट गया उससे। तो मेरे मन में 2-3 चीज़ें आई कि यार ये मेरा करियर भी बन सकता है, और प्यार भी मिल रहा है, तो मैं मतलब पॉपुलर भी हो सकता हूँ इसके थ्रू। फिर मैंने कैलाश जी के सारी जितने भी गाने थे तब तक सुनने शुरू किए। तब से आज तक जो भी गाने आते हैं मैं सुनता हूँ। और अब तो मैं कई बार उनसे मिल चुका हूँ, उनको बता चुका हूँ कि भाई आपकी वजह से मैं सिंगर बना हूँ। बहुत
मतलब कि खुश भी हुए थे इस बात को सुन के, और अभी भी कभी कभी मेरा कोई भी काम देख के वो बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ अच्छा। बिल्कुल किल की बात करेंगे, लेकिन किल से पहले अगर ये तेरी दीवानी वही मेमोरीज रिवाइव हो जाए एक बार, और अगर अब दो लाइन अगर आप तेरी दीवानी हाँ की बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। अच्छा सर, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये म्यूज़िक जो है ना, वो एक ऐसा स्पर्श है जो कभी दर्द नहीं देता, इकलौता ऐसा स्पर्श है। और जो म्यूज़िक है ना, उसको कोई रास्ता चुनने की जरूरत नहीं, और डायरेक्ट दिल से इसका कनेक्शन होता है। और वही कनेक्शन आपका शायद करण जौहर से आपकी परफॉर्मेंसेस के बाद बैठा, और किल के अंदर इतना बेहतरीन गाना आज हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से आपने गाया, जिस तरीके से वो हमारे रूह में समा रहा है और हम सुन रहे हैं, पसंद आ रहा है लोगों को, उस कैसे मिला करण जौहर साहब? आपकी परफॉर्मेंस देखते थे कैसे? सरप्राइज पैकेट के तौर पे आया, आप क्रिकेट खेल लेते मैंने सुना है, और उस समय आपके पास ये ऑफर आया। हाँ हाँ, पहली वाली बात का मैं पहले जवाब दूंगा कि म्यूजिक जो है कि सबको मतलब कि दर्द नहीं देता, मुझे लगता है बहुत दर्द देता है। दर्द ऐसे देता है कि एक कोट भी है इसके लिए ना, व्हेन म्यूजिक हिट्स यू फील नो पेन जी। लेकिन एक्चुअली में ये डिपेंड करता है बंदे की सिचुएशन के ऊपर। जैसे मैं खुश हूँ और मैं खुशियों भरे गाने सुनूंगा, रोमांटिक गाने, या मैं पार्टी में हूँ डांस करूंगा, वो मेरे को अलग किस्म का फील कराएंगे। लेकिन अगर मैं एक डीप सिचुएशन, डार्क सिचुएशन में हूँ, दिल टूटा है, परेशान हूँ, और मैं वैसे ही गाने सुनूंगा तो मैं और ज्यादा डूबूंगा उसके अंदर। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और मेरे यार दोस्त भी बताते हैं इस बारे में कि भाई हम मतलब कि मैंने खुद भी देखा है कि बंदा परेशान है, ऑलरेडी उसका ब्रेकअप हुआ है, और वो इस तरह के गाने सुन रहा है अकेला बैठ के, वो रो रहा है ना, मतलब कि वो हालांकि उससे फायदा हो रहा है उसको, उसके आंसू निकल जाएंगे जितना अच्छा है, हील हो रहा है, लेकिन वो जा रहा है अंदर और दुख में। पहली चीज तो ये मेरा थोड़ा डिफरेंट वो है, व्यू है इसके लिए। दूसरी चीज, हाँ, करण सर के सामने मैंने एक रियलिटी शो में परफॉर्म किया था, हालांकि 2 रियलिटी शो में किया था। एक थोड़ा बहुत पहले की बात है जी, और एक रिसेंट की बात है। जो लास्ट रियलिटी शो था, जो मैंने सोचा था इसके बाद मैं कभी रियलिटी शो में जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो 3 परफॉर्मेंसेस हुई थी मेरी, और पहली परफॉर्मेंस में ही करण सर की तरफ से ये आया था कि भाई तुमने हीरो की तरह गाया, तुम हीरो के लिए ही गाने के लिए बने हो। वाह, ऐसा बिग कॉम्प्लीमेंट। तो उसी वक्त ना मैंने मेरे दिमाग में ना वो होता है ना, आजकल बोलते हैं, अब इसके लिए टर्मिनोलॉजी अब आ गई है, लेकिन एक बंदा सोचने लगता है ना, सपने देखने लगता है, ड्रीमिंग करने लगता है कि यार अब तो मैं बन गया, समझ लो अब मैं बड़ा आदमी बनूंगा ही बनूंगा, ये इतना बड़ा आदमी मुझे बोल रहा है। तो मैंने उसी वक्त में मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया था। मुझे पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता। एक मेरे दिमाग में बस आ गया कि हाँ अब तो मैं पिक्चर के लिए गाऊंगा, पक्की बात है। फिर क्या हुआ, फिर हादसा ही हुआ कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया 3rd राउंड में, और वहाँ में अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले, कमेंट मिले। उसके बाद मैं एलिमिनेट हो गया, और मैं बड़ा दुखी था उस समय, बहुत परेशान, और मतलब ऐसे चला गया, दुख में चला गया था, मेरे आंसू भी बहुत आए थे उस समय। और गलत बात क्या लगी कि वो टीवी में आया ही नहीं, क्योंकि टीवी में इसलिए नहीं आया क्योंकि शायद मैंने अच्छा गाया हुआ उसमें और एलिमिनेट हो गया, तो इसलिए फिर मैं अपने काम में लग गया, बॉम्बे शिफ्ट हो गया तुरंत जी कि मेरे को अब रियलिटी शोज नहीं करने हैं, मुझे गाने बनाने हैं, मैं सबके लिए गाऊंगा, मूवी के लिए, जैसे कि मैंने बोला मैं तभी सोच चुका था उस कॉम्प्लीमेंट के बाद। और फिर मैं चलता रहा, वो 1.5-2 साल में ही वो मेरे पास ऑफर आ गया जी। और मैं क्रिकेट खेल रहा था, बॉलीवुड के बहुत बड़े राइटर हैं, 100-150 हिट गाने उनके, कुमार पाजी है उनका नाम है, और नवराज पाजी थे, नवराज हंस थे जी जी, और भी बहुत सारे राइटर, प्रोड्यूसर और ये सब लोग थे। अब उसमें उस ग्रुप में नया नया गया था जी। और मैं खेल रहा था, तो मेरा मोबाइल सबका रखा हुआ था साइड में, कुछ लोगों का नहीं था। उनके पास कॉल आया था, पाजी के पास कॉल आया था कि उनको बोला गया कि सुधीर को बोलो जो भी कर रहा है छोड़ छाड़ के तुरंत स्टूडियो पे पहुंचे। शाश्वत सचदेव जिन्होंने, जो म्यूजिक डायरेक्टर है,
अब मेरे को पता नहीं क्या है, मैं बैटिंग के बीच में उन्होंने पाजी ने मेरे से बैट छीना, बोले तुरंत भाग वर्सोवा। मैं कहाँ वर्सोवा? कह रहे शाह के ऑफिस, कॉल कर उनके ऑफिस पहुँच। मैं गया वहाँ पर, बाहर ही उन्होंने मुझे रोक लिया। अब कहते हैं भैया अब तू जो सुनने वाला है वो मतलब कि तेरे लिए ही बना है, तेरे को ही गाना है और तेरे को ही निभाना है। मतलब पहले उन्होंने मुझे बूस्टअप कर दिया पूरा, और मैं बूस्टअप होने की जगह नर्वस हो गया। होता है ना, मतलब कि कोई बंदा इतना आपकी विश्वास कर रहा है और पिक्चर का गाना आ गया एकदम से, और खेलते खेलते मैं कुछ और माइंडसेट में था, ना मैंने रियाज किया हुआ था, ना मेरा गला गर्म था, ना गाने का मूड था, और एकदम से बुला लिया गया और मेरे को ऐसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और मैं डर रहा हूँ अंदर अंदर। मुझे लग रहा है यार ये क्या हो गया, अब मैं कैसे गाऊंगा। मैं गया अंदर, गाना सुना, गाना सुन के फिर ऐसा नहीं हुआ कि गाना सुना और भाई जा और गा, नहीं, बैठे, उन्होंने मुझे अच्छे से सिखाया एक एक लाइन। उसके बाद हमने ट्राई किया, 2-3 लाइन ट्राई की, और उसके बाद उसको क्या कहते हैं म्यूजिक पे बैठा के सुना। उसके बाद सुनने के बाद उनको मैं देख रहा हूँ, मतलब वो ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे को। मैंने कहा हो गया सर, अब तो कर देंगे। मतलब फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ये अच्छा साउंड कर रहा है, और फिर शायद आधे घंटे में गाना खत्म कर दिया। वाह, अगर 2 लाइन सर उसके लिए हम अब फिल्म भी बहुत बेहतरीन बनाई है और सभी को पसंद आ रही है। बहुत खतरनाक मूवी है। एक ट्रेन के अंदर कैसे संजो के रखते हैं, हर कड़ी एक दूसरे से बंधी हुई है, और आपका सॉन्ग भी उस कड़ी का हिस्सा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, पावरफुल गाना है। और ब्रीफिंग ये थी गाने की कि एक बंदा है जिसको वो प्यार करता है, उसको गुंडों ने मार दिया है, उसके हाथ में वेपन्स हैं, और वो जस्ट ब्रूटली मार रहा है, और बस याद कर रहा है कि मैं अपने पार्टनर को वापस तो कैसे ला ही नहीं सकता हूँ। तो ये ब्रीफिंग थी, और ये सोच सोच के मैं गा रहा था कि ऐसा पावरफुल गाना है, दर्द भी निकलना चाहिए, गुस्सा भी निकलना चाहिए। बिल्कुल सर, हो जाए 2 लाइन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ काली काली रत्ता कीवें कट्टा मेरे यारा, कीवें कट्टा मेरे यारा, कीवें कट्टा मेरे यारा, तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना तेरे लिए हर सितम नू, हर जुल्म सीने ते ले जावा, तेरे लिए हर सितम नू, हर जुल्म सीने ते ले जावा। सुन कावा कावा वे, सुन कावा वे, किथों लब के ले आ मेरा यारा, कावा वे सुन कावा वे, किथों लब के ले आ मेरा यारा, कावा वे सुन कावा वे, किथों लब के ले आ मेरा यारा, कावा सुन कावा किथों लब के ले आ मेरा यारा। बेहतरीन सर। अब अगला, क्योंकि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 1000 म्यूजिशियंस के आपने स्टेज परफॉर्मेंस की थी, कब तोड़ रहे हैं अपना रिकॉर्ड? नहीं, इसके लिए बहुत बड़ी टीम लगी थी जो ये हुआ था। प्रीतम दा का एक गाना था, एक आज़ादी के लिए, वो एक कौन सी एक वेब सीरीज आई थी, द फॉरगॉटन आर्मी। जी बिल्कुल। हाँ, तो उस वेब सीरीज का ये गाना था, और अरिजीत दा ने ओरिजिनल गाया था ये गाना। तो मैं तो ऑडिशन में गया था, तो ये इनका अटेम्प्ट होने वाला था कि भाई हम 1000 म्यूजिशियन से ऊपर सिनेमैटिक बैंड बनाएंगे और बस परफॉर्म करेंगे और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। मैं तो ऑडिशन में गया था, तो टीम्स थी, टीम्स ऐसे कि एक माइक पे 8 सिंगर्स, एक माइक पे 8 सिंगर्स, एक माइक पे 8 सिंगर। तो मैं पीछे था एकदम, मतलब मैं बैकिंग सिंगर्स में था। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो जो 8 सिंगर्स के जो लीड वाले बंदे थे, फिर उसमें बुला लिया, फिर उसमें गा रहा था, तो उसमें गाते गाते फिर क्या हुआ, फिर जो टॉप 8 सिंगर्स थे फिर उसमें बुला लिया। फिर उसमें क्या हुआ, उसमें मुझे लीड गाने के लिए 3-4 लाइन दे दी, है ना। तो बेसिकली मैंने तो कुछ सोचा नहीं था करना क्या मैं तो बस ये देख रहा था कि म्यूजिक इवेंट होने वाला है बड़ा, और मैं जाता हूँ और मैं करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। वो होते 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 मैं आगे चला गया बेसिकली। तो भोलेनाथ की कृपा थी ये, जो हो गई अपने आप, और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमने। प्रीतम दा थे स्टेज के ऊपर, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और पूरी इतनी बड़ी टीम वहाँ पे। मेरे को बहुत सारे मतलब म्यूजिक कंपोजर्स और बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से मिलने का मौका मिला। तो ये मुझे नहीं पता, ये तो भगवान का ही प्लान था ये मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन बहुत अच्छा था और बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा भाई, बहुत बड़े बड़े नाम आपसे अब जुड़ रहे हैं। एक और है रिकी केज, ग्रैमी अवार्ड विनर, उनके साथ भी आपने एक गाया है या काम किया है। आपको लगता है कि अब ग्रैमी बहुत दूर नहीं,
अगर इसी तरीके से अगर हम गाते रहें, ओरिजिनल म्यूज़िक क्रिएट करते रहें, क्योंकि ओरिजिनलिटी की बहुत कमी लगती है कई बार म्यूज़िक में, इवन कंटेंट में फिल्मों के। कहते हैं हीरोइज्म ख़त्म हो रहा है, हम अब मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ नहीं ला पा रहे हैं। ऐसी म्यूज़िक है कि नया क्रिएट होगा, नया बनेगा, अच्छा बनेगा, ओरिजिनल बनेगा, तो हम उस अवार्ड के भी बहुत करीब रहेंगे। हाँ, रिकी सर के बारे में बात हुई है तो मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया इंसान है और कमर्शियल म्यूजिक से बहुत दूर है वो। जी बिल्कुल। उनको किसी ऐसी चीज़ से मतलब कि हिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। उनका वो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। उनका जो फोकस है वो यही है कि वो दुनिया भर में ये अवेयरनेस लाएं कि भाई एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा मतलब कुदरत की तरफ थोड़ा सा चले जाओ, डिवोटी बनो कुदरत के, अगर भगवान के नहीं तो, क्योंकि कुदरत है जिसको हम बचाएंगे तो हम बचेंगे। तो उनके गाने होते हैं पेड़ों पे, पहाड़ों पे, जंगल पे, जानवरों पे, है ना, इस तरह के गाने होते हैं। तो उनको क्या हो रहा था कि भाई उनके शोज में कमर्शियल का थोड़ा सा वो था, नहीं होता था, ज्यादा गाने एक दो ही होते थे पंजाबी यार वैसा एंड में। तो उनको कुछ एक सिंगर चाहिए था जो फोक स्टफ गा सके। उन्होंने ढूंढना शुरू किया, 500-700 लोगों के ऑडिशन लिए, मेरी भी वीडियो गई हुई थी जो कि उन्होंने शायद देखी ही नहीं थी। एक साल बाद उनको 1 साल तक नहीं मिला भाई। तो 1 साल के बाद उन्होंने फिर से एक पोस्ट डाला कि मुझे ऐसे ऐसे सिंगर चाहिए। तो जो हमारी मैनेजर है प्रिया, उन्होंने मुझे बिना बताए भेज दिया जस्ट गाना। तो वहाँ से मेरे पास डायरेक्टली कॉल आ गया रिकी सर का कि भाई आपको मैं 2 गाने भेज रहा हूँ, आपने ये 2 गाने प्रिपेयर करने हैं, हम जूम पे जैम करेंगे, हम बेंगलोर में मिलते हैं इस तारीख को, और फिर डायरेक्ट स्टेज पे शो करेंगे। वाह। हाँ, तो बिना 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 कुछ मीटिंग हुई, बिना कुछ बात हुई, कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ आवाज़ सुनी, गाने दे दिए, प्रिपेयर कर लिए, जूम पे मैंने चला के उनको गाने सुना दिए, सर ये एकदम तैयार है, सीधा बेंगलोर में जाके फिर मेरी मीटिंग हुई उनसे जाके वहाँ पे, फिर मैं उनसे मिला, स्टेज पे मिला, और तब से लेके आज तक मैं उनके बैंड का एक मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो लीड सिंगर हूँ। अच्छा, एक और बड़ा नाम अक्षय कुमार, क्योंकि उनके भी दिल के बहुत करीब रहते हैं सिंगर्स, और ही लव्स म्यूज़िक। जब उनके लिए आपने शंभू के लिए वर्क किया तो वो कैसा? वो भी सरप्राइज था मेरे लिए। वो भी बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि गाना किया था 6 महीने पहले, मतलब जब वो रिलीज हुआ उससे 6 महीने पहले, और जब रिकॉर्ड किया था तब से रिलीज होने तक मैंने गाना सुना ही नहीं था, मैं बोल चुका था गाने को। तो ऐसा था। विक्रम मोन्ट्रोस सर, बिल्कुल, है ना, वो कर हर मैदान फतेह, बहुत खतरनाक। मेरे मतलब उनको मेरे जैसे सिंगर पसंद है, अब तो मैं ही पसंद हूँ। तो सुक्की बाजी के साथ इनका बड़ा हिट है गाना, और सारे गाने उनके, तेरा बाप आया, वो सब उस तरह के, मतलब ग्रंजी, पावरफुल, है ना, इस तरह के गाने वो बनाते हैं। अब वो भी ढूंढ रहे थे, तो मेरे को ऐसे ही बुला लिया उन्होंने एक दिन, ऐसे कि स्क्रैच करना है सुधीर आजा। मैं स्क्रैच करने गया, और आपने सुना होगा कि जैसे कि कोई सिंगर बोलते हैं ना कि भाई हम तो एक अलग दुनिया में चले गए थे, हम तो स्पिरिचुअल हो गए थे, और हम नहीं गा रहे थे, कोई और गा रहा था। उस दिन मेरे साथ वो हुआ, मैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा था जो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं गाता हूँ, मैंने सीखा है, टेक्निकल हूँ मैं, मुझे जो बताएंगे भाई यहाँ डायनेमिक डाउन कर दे, यहाँ पे ये ऐसे गाना है, ये ऐसे गाना, हाँ ठीक है, मैं उसको प्रैक्टिस करूंगा और मैं गा दूंगा। हो गया मेरा, मतलब जैसे आपका कोई ऑफिशियल काम है, आप सवाल करते हो, आपको पता है कि आप कैसे निकालना है बंदे के अंदर से, है ना, तो वैसे ही। लेकिन उस दिन कुछ और हो रहा था, उस दिन मैं नहीं गा रहा, सच में नहीं गा रहा था मैं उस दिन, मैं महसूस कर रहा था, गूज़बम्स आ रहे थे, गाते गाते आंसू आ रहे थे, और क्योंकि पावरफुल गाना है, मैं कहा यार इतना खतरनाक गाना है, इसमें मैं रो क्यों रहा हूँ। वो सडन था, पता नहीं मुझे, मतलब कोई ऐसा नहीं था, इमोशनल टच था उस गाने के अंदर, कोई मेलो था नहीं, पावरफुल गाना, एकदम ग्रंजी गाना, और मैं उसमें रो रहा हूँ। वो कह रहे क्या हो गया तेरे को, पागल है। फिर मैंने गाया और कह रहे चल ठीक है। अब उनके दिमाग में भी आ गई इस बंदे के साथ कुछ अलग हुआ है आज, तो उन्होंने बोला कि बाब तू गाना नहीं सुनेगा, तेरे को गाना नहीं सुनाएंगे। गाना सुनाया नहीं उन्होंने मेरे को, और फिर 1-2 महीने तक मैंने पूछा, उसके बाद मैंने भी पूछना छोड़ दिया। 1 हफ्ते पहले, रिलीज से पहले उनका कॉल आता है और बोलते हैं स्पॉटिफाई पे जाके देख क्या है। मैंने देखा शंभू अक्षय कुमार पोस्टर, मैं अक्षय सर से भी नहीं मिला था तब तक, मैं बाद में जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया था उनके ऑफिस में, तब मेरी छोटी सी मुलाकात हुई थी उनसे, और वो भी मतलब वैसे नहीं, फैन की तरह नहीं मैं मिला कि भाई सर फोटो खिंचा लो ये वो, जस्ट मैं देखता रह गया और काम खत्म।
तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि मेरा मतलब बॉलीवुड में पहला ही गाना जी अक्षय कुमार सर उस पे एक्ट कर रहे हैं और इतना प्रमोशन भी मिला और अक्षय सर ने भी उसमें बिल्कुल 2-3 लाइन गाई थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे आपने बोला वो प्यार करते हैं सिंगर्स को, बिल्कुल उन्होंने मेरी वॉइस को हटाया नहीं, क्योंकि क्या होता है ना बाद में चेंज होती हैं चीज़ें, एक बार स्क्रैच हो जाती हैं चीज़ें ना तो उसके बाद बदलती बहुत जी है। वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे और उन सब पे, है ना। तो नया सिंगर है, क्या करे चलाने के लिए, क्योंकि कोई नहीं पूछता। अभी भी पूछना शुरू किया है लोगों ने लेकिन नहीं पूछता। तो अक्षय सर का ये था कि भाई उनकी भी आवाज़ डल जाएगी, तो जो कोरसेस है उसमें उनकी आवाज़ डल गई, एक नया सिंगर भी आ गया जी, है ना, और साथ में ये भी लिख दिया गया कि भाई अक्षय सर ने गाया है तो लोग सुनेंगे पूरा गाना मैंने गाया है तो 2 लाइनें अक्षय सर ने गाई है। 2 लाइन सर हो जाए, बहुत अमेजिंग सॉन्ग है और मुझे लगता है कि बहुत करंट देता है जब उस गाने को सुना जाता है। हाँ हाँ हाँ, मजा आ जाता है। तो अलग अलग है नाम तेरे पर काम है तेरा एक, हाथ जोड़ सब नमन करे सब करे रुद्र अभिषेक, भोले का जो ध्यान करे वो काम करे है नेक, देवों के है देव हमारे हर हर महादेव बनो योगी, पढ़ो मंत्र बोलो शंभू शिव शंकर, तेरी भक्ति है निरंतर, बोलो शंभू शिव शंकर। वाओ, एक और पावरफुल गाना था आपका ब्रह्मास्त्र में रणबीर और आलिया वाला, जो शिव और देव की थीम थी वो देखिए ये कनेक्शन कहाँ से जुड़ रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, और आज सावन के जब सावन चला तो आप देखिए वो हम सुन पा रहे हैं वो भी लाइव आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो ब्रह्मास्त्र में मैंने किया था वो कह सकते हो आपके वो एक बैकिंग था, थीम सॉन्ग था और उसमें मेरे साथ साथ और 8-9 सिंगर्स थे। जी बिल्कुल। वो मेरा मतलब ऐसा था कि जैसे मैंने बताया कि मेरे को जहाँ भी दिख रहा होता है ना कुछ हो रहा है जी, तो मैं घुस जाता हूँ उधर, चाहे वहाँ पे 10 सिंगर गा रहे हैं या मुझे सोलो मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, वो वैसा वाला गाना है। और वो गाना नहीं, वो हाँ थीम है, बेसिकली बैकग्राउंड स्कोर है। तो वो ऐसा था, श्री देवाय दहेश्वरा अग्निज्वालं प्रभाधरा ब्रह्म तेजनायकं शिवा शिवं नमो नमः। बहुत खूब भाई। एक आखिरी 2 सवाल। हाँ जी। लोग तमंचे पे डिस्को करते, लेकिन आपने तमंचे पे गाना भी गाया है राजस्थान में, वो एक्सपीरियंस कैसा था? और वो भी एक गाने को 3 बार। हाँ ज़्यादा ही था, 3 से ज़्यादा ही बार था जी। वो खड़े ही हो गए थे ऐसे एक्सपीरियंसेस काफ़ी हुए हैं वैसे। मतलब जब आपके आसपास सिक्योरिटी नहीं होती ना जी। अब जैसे हम शुरू कर रहे हैं, इनिशियल स्टेजेस पे हैं, तो अब हमारे लिए तो कोई सिक्योरिटी नहीं, बाउंसर नहीं, कोई गनमैन नहीं, कुछ नहीं। तो ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ होती हैं। दिलेर पाजी की मैंने वो देखी थी वीडियो, उनके साथ हो रखा है। तो अपन हनी सिंह पाजी के साथ उन्होंने भी हाँ, तो ये हुआ था मंदार में हुआ था जी। मतलब अंदर जाके है पूरा, वहाँ से एयरपोर्ट भी बहुत दूर है, मतलब 2-3 घंटे ऐसे कुछ है, और होटल्स भी नहीं थे वहाँ पे जी। वैसे क्या बोलते हैं उसको, धर्मशाला टाइप। वहाँ पे हमारा पूरा बैंड टिका था। पहले तो बैंड ने मेरे को बोल दिया, भाई ये क्या कर रहा है तू कि क्या ये यहाँ पे रहेंगे हम ऐसे। वो मैंने भाई मैं तो रहा हूँ ना पूरी जिंदगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। फिर मैंने मनाया वनाया उनको, ठीक है शो स्टार्ट होता है तो 1-2 होते हैं ना फूफड़ जी ऊपर से गांव वाला इलाका, उनके पास राइफलें बंदूकें के सब है, वो ऐसे ही फायर करते हैं, है ना, जस्ट फॉर फन अब गा रहे हैं तो उनका एक गाना बोला उन्होंने गाने के लिए, और मुझे नहीं आता था एक्चुअली में वो गाना, और गाना नहीं आता तो बंदा गाए कैसे। बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला सर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं, अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं ये गा दूँ, और नहीं गाऊँगा तो मैं क्षमा आता जी, माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मतलब नाराज मत हो ना ये। लेकिन वो पिए हुए थे और पीने के बाद तो इंसान को लग जाती है लूप जी। बिकॉज उसको और वो किस पर्सनालिटी के मुझे पता भी नहीं है कि इनको शांत कैसे करे, उनको लग गई लूप, गाना गवा के ही छोड़ेंगे। और 3-4 बार उन्होंने बोला, मैं थोड़ा इरिटेट होने लगा जी। मैं बोलने वाला था बस,
फिर मैंने देखा यहाँ पर तो असला है उनके पास इधर लगा हुआ था और उन्होंने बाहर निकाल लिया उसको और ऐसे मुंह बनाने लगे। और ये मुझे नहीं पता, मुझे मेरे बैंड मेंबर्स ने बताया, उसको कान में बोलो टॉक बैक में बोलो, टॉक बैक। मेरे को बोला ओ इधर आ पीछे आ। मैं अपने तबला वाले के पास गया, कह रहा साले गाना गा दे नहीं तो एक तो हम में से कोई ना कोई जाएगा यहाँ से आज। फिर मैंने ब्रेक मारा, उन्होंने जो गाना मुझे बताया था पीछे गया, 7-8 बार सुना, 10-15 मिनट के सिर्फ 2-3 लाइन, ताकि वो मेरे को थोड़ी थोड़ी याद हो जाए, ये बंदा खुश हो जाए, शांति हो जाए। याद करके आया, वापस आया स्टेज के ऊपर, वो मैंने उनके लिए स्पेशली अनाउंस किया और मैंने कहा एक बार ही गा दिया मैंने। फिर उन्होंने बोला दोबारा गा, फिर उन्होंने बोला दोबारा गा, फिर उन्होंने बोला दोबारा गा। मैं सोच रहा था कि ये कब खत्म होगा, ये कब ये शो खत्म होगा। मैं शो खत्म होने के बाद में वहां पे रुका नहीं मैं एयरपोर्ट के पास सीधा, मैंने कहा जब फ्लाइट होगी तो बस सीधा बैठ के उड़ जाएंगे यहाँ से, मेरे को कोई मतलब नहीं है यहाँ से। मतलब एक तरीके से इंसान एक तो इरिटेट, पावरफुल आदमी नहीं हो आप इतने कि आपके पीछे खड़ा है कोई और आपको बचा लेगा। तो मैंने कहा निकलो इधर से, कि पता नहीं क्या बंदे का सटक जाए और आ जाए धर्मशाला में पेलने के लिए हमको। तो वो बहुत ही मतलब खतरनाक एक्सपीरियंस था। अभी तो हम उसको बात करके हंसते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन पे ना बड़ा डर भी लगता है इंसान को कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा भाई, एक और आखिरी सवाल, जब आप स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, आपने खबरें भी पढ़ी होंगी, एक सिंगर ने माइक तोड़ दिया था परफॉर्मेंस के बाद, गिटार तोड़ दिया था, और एक सिंगर परफॉर्म कर रहा था तो उसने अपना माइक फेंक दिया था, किसी का फ़ोन तोड़ दिया था। जब ऐसी सिचुएशन में क्यों होती है, जब क्योंकि आप खुद उस फ्रेटर्निटी के हिस्सा हैं, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, कई बार बॉटल्स गिरी हैं, उस सिचुएशन को आप लोग कैसे संभालते हैं? बिकॉज ऑन द स्पॉट आप 10,000 लोग आपके सामने हैं, हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन? या कभी सिचुएशन ऐसी हुई आपने बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि है तो वो वही प्यार जहाँ से मिल रहा है आपको, लेकिन ऐसी सिचुएशन जब होती है तो कैसे सुधीर भाई आप संभाल पाते हैं? देखो, जो बंदे मेरे जैसे जिन्होंने बिल्कुल ही बेसिक से नीचे से शुरू किया है, मैं रहता भी, हमें जैसे बताया वजीराबाद में, आज भी आप वहाँ जाओगे कुछ वो नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं था मुझे करना क्या है। तो हर चीज सिचुएशन से ना पहले से ही रूबरू हो चुके होते हैं। जो स्टार बनते हैं ना सीधे, वो संभाल नहीं पाते उनको ये होता है कि यार अब उनके सर भी चढ़ जाती है कुछ लोगों के। और हमने जब शुरू से सीखी है चीज़, तो हमने अपने इंस्ट्रूमेंट्स की ना बड़ी इज्जत करनी सीखी है ना। तो ये सब जब हम देखते हैं ना तो गुस्सा चढ़ता है बहुत, क्या करें, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं है ना। ब्लैक लिस्ट भी हो जाएंगे बहुत सारी जगहों से, कुछ बोलेंगे तो समय आएगा तो बोलेंगे भी जरूर, अभी लेकिन नाम लेके नहीं बोल सकते। लेकिन ये बहुत ही बकवास चीज़ें हैं, माइक तोड़ देना, किसी ऑडियंस के बंदे की मोबाइल तोड़ देना, है ना, या तो गिटार तोड़ देना, ये वेस्ट में होता है भाई जी, यहाँ पे नहीं होता ये। हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपने इंस्ट्रूमेंट की ना इज्जत अपने माँ बाप से भी बढ़कर करते हैं। और जब कोई मतलब ऐसे, मैं जैसे किसी स्टूडियो में गया था अभी, तो एक बहुत ही अच्छे सारंगी प्लेयर, जस्ट उनके कवर पे मेरा पैर टच हुआ जी, तो उन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा, भाई जी वो इंस्ट्रूमेंट का कवर है। मैंने उनको मैं एम्बैरस हो गया, मैंने कहा भाई मुझे बताने के लिए धन्यवाद, मुझे पता नहीं था, आई एम रियली सॉरी, सिर्फ कवर पे पैर टच होने के लिए। तो ऐसी चीज से हम गुजर के आए हैं, तो ये सब चीजें तो हमारे लिए मतलब कि बहुत ही बेकार हैं। और इसके लिए तो मुझे मतलब गुस्सा ही चढ़ता है, उसका मन करता है मुंह फोड़ दो किसी का। देखिए सुधीर भाई से हमारी जो मुलाकात थी बहुत अच्छी रही। सुधीर भाई हमारे ऑफिस आए, हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही सबको कहना चाहते हैं कि जो रूट्स है ना, उसको अपनाने चाहिए, रूट्स नहीं भूलने चाहिए। और वही कमी खलती है आजकल कि हम अपने जो कंटेंट है वो रूट्स पे नहीं जा रहे हैं। म्यूज़िक अगर फोक हो उसकी तरफ ज़्यादा आप तवज्जो दीजिए, अपने हिंदी जो संस्कृति है आपकी उसको अपनाइए, उसमें से निकाल के लाइए म्यूज़िक, और देखिए क्या जादू बिखरता है। और वो जादू आपको जब आप सुनेंगे ना, वो आप, मुझे लगता है उसमें मंत्रमुग्ध होने में वक्त नहीं लगेगा। भाई व्हाट ऑल यू हैव टू से जाते जाते? बिल्कुल, जैसे आपने बोला, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अपने रूट्स से जुड़े रहना, अपने म्यूज़िक को फॉलो करना। अपने म्यूज़िक को मतलब कि हमारे जो फोक म्यूज़िक है या क्लासिकल म्यूज़िक है, दो तरह के क्लासिकल म्यूज़िक है इंडिया के अंदर, और फोक म्यूज़िक तो इतने सारे हैं, मतलब कि हर स्टेट का अपना एक फोक है।
तो बहुत कुछ है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है, नयापन ज़रूरी है, उनके साथ में जोड़ के कुछ नया क्रिएट करना है, लेकिन रूट्स में रहना चाहिए, मतलब अपनी धरती से जुड़े रहना चाहिए। मुझे वैसी ही चीज़ें पसंद है। तो ऑडियंस से मैं यही कहूँगा कि भाई अपने रूट्स से जुड़े हुए गानों को और म्यूज़िक को थोड़ा सपोर्ट करो, ताकि वो भी बाकी सारे गंदी चीज़ों के साथ वो भी पूरा खड़ा रहे साथ में, कंधे से कंधा मिलाकर। अच्छा है तो बुरा भी है, बुरा है तो अच्छा भी है, दोनों ज़रूरी है, तभी हम कंपेयर भी कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो यही मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि अपने हिंदुस्तानी म्यूजिक को भी मतलब पूरा तवज्जो दें, प्यार दें और सपोर्ट करें। थैंक यू भाई टॉकिंग टू अस। चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।